जी सर। जी बेटे स्टार्ट करें हम। जी। यहाँ तक तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया था जहाँ पे हमने समरी फार्मूलाज देखे थे। जी हमें यहाँ तक कर दिया था। इससे आगे करें स्टार्ट। जस्ट एक मिनट बेटे। ओके, हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये बात इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ऐसे ही बेटे, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिफरेंट सर्कुलर मोशन में डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे कि अगर हम मून की बात करें, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो अर्थ और मून के दरमियान ऐसी कौन सी फोर्स मौजूद है जो मून को उसके सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट में रखती है, तो हम उसे नाम देते हैं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह अगर एक चार्ज एंटर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम करती है तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए। अब यहाँ पे हमारे सामने एक हॉरिजेंटल सर्कल है, जैसे हम इस तरह से भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस हॉरिजेंटल सर्कल में ऐसी कौन सी फोर्स है? अब इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है कि आपने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के एंड पे एक स्टोन टाई है, एक पत्थर बंधा हुआ है। आप इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाओगे अपनी सराउंडिंग में, अपने अराउंड अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, तो आप देखो कि बार बार उस रस्सी को आप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल खींच रहे होगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रस्सी को खींच रहे थे, जो रस्सी में स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ था, इसे टेंशन इन अ स्ट्रिंग कहा जाता है। ये जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थी, इसने एक्ट किया ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने का काम, लाइक एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसे हम नाम देंगे कि ये टेंशन विल बी इक्विवेलेंट टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। कि यहाँ पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का कि ऑब्जेक्ट को वो हॉरिजेंटल सर्कल में रखे। अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी या सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिल रही होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा। ये पॉइंट तो मुश्किल नहीं था। नहीं सर। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है वर्टिकल सर्कल। जैसे कि हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब वर्टिकल सर्कल में हम चार पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब यहाँ पे क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे हमारे पास जो बन रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। पॉइंट ए पे जस्ट लाइक कि भाई आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीपिटल, वर्ड सेंटर। जी, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटा वो भी किस तरफ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगेन जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में था कि यहाँ पे टेंशन अगेन इक्वल आ गई है सेंट्रीपिटल फोर्स की। जब हम पॉइंट बी पे आते हैं, इसके ऑपोजिट बिल्कुल दूसरा पॉइंट, वहां पे भी सेम काम हो रहा है। इस पॉइंट पे भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेंशन इस तरफ, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है। वेल अगेन यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगेन हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल सर्कल आपके पास टेंशन के इक्विवेलेंट आ रही है। ना टेंशन यहाँ पे कम हो रही है ना टेंशन यहाँ पे ज्यादा हो रही है। जब हम पॉइंट सी पे जाते हैं तो पॉइंट सी पे अगर आप गौर करें तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है और टेंशन आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड। वो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही बेटे, वेट भी इसी डायरेक्शन में है और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है। ऐसे बेटा जब रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी हम दोनों फोर्सेस को
ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जी, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है एक टेंशन प्लस उसका वेट, जिसे हम एम जी का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये रिजल्टेंट होगी ना। रिजल्टेंट का मतलब टोटल करना होता है। तो जब ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, वेट और टेंशन, तो मैं वेट और टेंशन को ऐड कर दूंगा तो मेरी रिजल्टेंट फोर्स आएगी टी प्लस एम जी। यहां से अगर आपने टी को अलग करना हो तो कर सकते हैं। टी को अलग करेंगे तो वो आएगा आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है जी एफ आर माइनस एम जी। ठीक है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगेन यहाँ पे जब डी पॉइंट पे आते हैं तो डी पॉइंट पे मेरा बेटा आपके पास क्या बन रहा है कि यहाँ पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और एफ आर से मतलब एम वी स्क्वेयर माइनस आर, अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था, अब इस साइड पे यहाँ पे प्लस आ गया अगर टेंशन को अलग करेंगे। और रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट में आप क्या करेंगे मेरा बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ही है, तो आप लिखोगे जी टी माइनस एम जी। टी को अलग करेंगे तो आप एफ आर प्लस एम जी आ जाएगा, और वो हमारे पास एम वी स्क्वेयर आर प्लस एम जी आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा, पॉइंट सी और डी वाला जी। क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं। नो प्रॉब्लम। अब कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। At the bottom, there are two forces, weight and tension opposite to each other. So T minus W will be equivalent to centripetal force. ठीक है जी। So T is the centripetal force, this mg, tension in a string, और tension in a string हमें कहा act कर रही है as a centripetal force के भी। So T is maximum at the bottom, क्योंकि दोनों चीजें जब एड अप हो रही हैं तो आप ये बात कहोगे ना कि यहाँ पे जो टेंशन है एक वर्टिकल सर्कल में वो मैक्सिमम होगी बॉटम ऑफ द सर्कल पे। इस पॉइंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। ठीक है। एट द टॉप टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा था, एंड टी सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस एम जी। सो टू अवॉइड फ्री फॉल, मतलब फ्रीली फॉल गिरने के लिए टेंशन को मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर टेंशन जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगी, मतलब ना होने के बराबर होगी, तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली फॉल कर जाएगा। जैसे अगर आप एक लिफ्ट में हो और उस लिफ्ट की रस्सी या स्ट्रिंग टूट जाए तो ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी जो कि उसका वेट होगा। तो ऑब्जेक्ट जब अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है। सो टू अवॉइड फ्री फॉल सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट, ताकि वो गिरे ना, इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहे। क्लियर हो गया बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल। जी। ओके, यहाँ पे मोस्ट कॉनिकल सर्कल की बात की गई है, और यहाँ पे हमें जैसे लाइक कॉनिकल पेंडुलम भी कहा जाता है। पेंडुलम क्या होता है बेटे, आप एक स्प्रिंग के साथ एक मेटेलिक बॉब को अटैच कर दें जस्ट लाइक दिस, तो ये हमारे पास एक पेंडुलम बन जाता है। अब पेंडुलम की मोशन को बताए, कॉनिकल पेंडुलम लाइक वो रिवॉल्व करता है, अपनी मोशन को कंप्लीट करता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, इस कॉनिकल पेंडुलम को जो कॉनिकल शेप में मूव अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसको इस सर्कल में रखने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां पे मिल रही है। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है मेरा बेटा, उसको टी से डिनोट किया गया। ऑब्जेक्ट के वेट को हम डब्ल्यू का नाम देते हैं, जो वेट ऑफ द बॉब होगा, टेंशन टी एंड वेट हमारे पास होता है एम जी। इस पॉइंट ए को देखा जाए तो मेरा बेटा ये एग्जैक्टली ना तो वर्टिकल है टेंशन और ना ही वर्टिकली डाउनवर्ड है। हाँ, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो वेट के साथ कैंसल आउट हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए कोई फोर्स काम कर रही है तो ये टेंशन टी का वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट का तो बेटा पता है, अगर हमारे पास ये कोई फोर्स, जैसे यहां पे ये टेंशन है, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा,
और ये टी कॉस थीटा हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये एंगल के साथ हमारे पास टी कॉस थीटा आ गया और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है जो कि टी साइन थीटा है। टी कॉस थीटा और वेट दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का यहां पे कोई काम नहीं है, लाइक ये इफेक्टिव फोर्स नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के लिए फिर एक ही फोर्स है जो इस वक्त एक्शन में है, तो वो टेंशन टी का वाई कंपोनेंट है जो कि हमारे पास बन रहा है टी साइन थीटा। इसका मतलब ये टी साइन थीटा एक्ट कर रहे हैं एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स के ऑब्जेक्ट को वो सर्कुलर मोशन में रख रहे हैं। सो टी साइन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? जी। और टी कॉस थीटा को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, एम जी के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी देख, टी साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू एम वी स्क्वायर ओवर आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू एम जी। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा ये? जी। अब अगेन उन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया गया जो हमने वर्बली डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वो पॉइंट लिखे हुए आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस कैन बी द रीजन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन ऑन रॉड प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न। मतलब एक रॉड है, रोड के ऊपर जब आप मूव कर रहे होते हो, सर्कुलर पाथ के ऊपर गाड़ी चला रहे होते, जस्ट लाइक दिस, तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एक्ट करती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। वो काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है। और समटाइम आपने देखा होगा कि जितने भी कर्व्ड रोड होते हैं, सर्कुलर रोड होते हैं, वो आउटर एज से थोड़े से रेज्ड होते हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके बनाया गया होता है। वो इसलिए कि जब आप टर्न लें तो आपको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिल जाए और ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड उसको इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ग्रिपिंग फोर्स से क्या इंक्रीज करेगी बेटा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो गाड़ी है वो स्किडिंग से, वो एक्सीडेंट से बच जाएगी और गाड़ी इजीली ऑन अ सर्कुलर पाथ मूव कर सकेगी। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक इस हो गया। टेक्निक को जिसमें हम आउटर एज को रेस करते हैं, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। इस मेथड, इस टेक्निक को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं कि हमने रोड को थोड़ा बैंक कर दिया, थोड़ा सा आउटर एज से रेस कर दिया। ओके, इन केस फ्रिक्शन इज लेस कंपोनेंट ऑफ द वेट हैज टू बी एडेड, सो द अगेन फॉर कार्स द रोड आर बेंट, ये बात हो चुकी है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल में कि अगर हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले लें मून और अर्थ की, सो मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कि वो ऑब्जेक्ट जब मून है वो अराउंड अ सर्कुलर पाथ या अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट वो मूव करता रहता है। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी कुछ केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। जैसे आपको बड़े अच्छे से पता होगा, जो न्यूक्लियस के है उसका ओवरऑल चार्ज क्या होता है बेटे? पॉजिटिव। और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होती है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कूलम फोर्स या जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसे इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है मेरा बेटा। तो वो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रीजंस हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, जब एक चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक मिनट मेरा बेटा। जी बेटा।
जी सर। अच्छा, आपको ये बड़े अच्छे से पता होगा कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल की जब बात की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस का साइन इस तरह से लगा लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इनटू पेज। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एंटर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिफ्लेक्ट होता है और आफ्टर द डिफ्लेक्शन वो कर्व पाथ में मूव करता है, और कर्व पाथ सर्कुलर पाथ होता है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए अब इस मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ये मूविंग चार्ज अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन सी फोर्स कर रही है मेरा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। सो इन डिफरेंट केसेस हमने देखा डिफरेंट फोर्सेस काम करती है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि वो ऑब्जेक्ट उस वक्त सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे। जैसे रोड की बात की तो फ्रिक्शनल फोर्स थी, मून और अर्थ के दरमियान में बात की तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, चार्जेस में बात की तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स है, और उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो उसमें हमने देखा लाइक एक चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सारी एग्जांपल में कोई इशू बेटे? नहीं सर। क्लियर है सब? जी जी। समझ आ रहा है ना? इजीली, मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी जी। नहीं सर। ठीक है। अब इनकी जैसे यहाँ पे एक गाड़ी है, वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन टायर और रोड के दरमियान स्मॉलर एफ से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को, कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है जी। ऑन अ लेवल रोड तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सीधी लाइन पे जा रहे होते हैं ना, तो वहां पे हमें जरूरत नहीं, वहां पे भी सीधी लाइन में जा रहे हैं तो वहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स की। कर्व्ड रोड पे होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक ऑटर एच आ जाता है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर आर के इक्विवेलेंट कैसे आया? एनी आइडिया बेटे? अ, उसको आने नहीं कोई, मतलब कुछ भी जेन में आता है बता दे, कोई इशू नहीं। हम जब कंपेरिजन वो जो करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी उसमें से निकला था। देखिए हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, एम वी स्क्वायर ओवर आर। हम्म। फोर्स तो क्या होती है अकॉर्डिंग अच्छा। टू सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम एफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कंपैरिजन करके भी कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर ओवर आर होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एक लेवल रोड पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट वर्टिकली अपवर्ड होते हैं, और फोर्स एक्ट करे सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप एक बेंड रोड के ऊपर जाते हो तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स को हमें इंक्रीज करना होता है। नॉर्मल वेट का एन कॉस थीटा और यहाँ पे फोर्स का वाई कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम एफ कहते हैं। यहां तक कोई इशू बेटे? नहीं सर्कुलर सर। मोशन के यूनिट में, मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए, तो सर्कुलर मोशन के यूनिट में यही पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना था यूनिट वन में। लाइक लेसन वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, वो हुआ था हमारा बेटा। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद मेरा बेटा हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी के बाद बेटा हमने बात की एंगुलर एक्सीलरेशन की। फिर हमारे पास रिलेशन आ जाता है लीनियर और एंगुलर स्पीड में, जिसे हमने कहा था वी आर ओमेगा। फिर हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन का भी आ जाता है ए इज इक्वल टू आर एल्फा। और उसके बाद हम लोगों ने बात की बेटे हॉरिजेंटल और वर्टिकल सर्कल की, आज के जो कंटेंट थे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कल। और उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने बात की सेंट्रीपिटल फोर्स की इन डिफरेंट रीजंस। कोई पॉइंट अभी भी मुश्किल लग रहा है तो पूछे। नहीं सर। सब क्लियर है? जी। तो इसके मैं अभी फिलहाल आपको भेज रहा हूं टॉपिकल क्वेश्चंस। मैंने पेपर 4 खरीद लिया है, अभी बाकी नहीं खरीदे।
ठीक है, तो एक मैं लिंक भी भेज देता हूँ, आप उस पेपर 4 के जो क्वेश्चंस है ना इस यूनिट के, उनको कैम स्कैनर पे पहले सिर्फ क्वेश्चंस को स्कैन करके मुझे भी उसकी पीडीएफ भेज दें और उसको सॉल्व करें यूनिट 5 को। और जहां से कोई जी इशू आता है तो आप मेरे से पूछें, और फिर हम ये करेंगे कि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो कल होगी, उसमें हम पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर अगले यूनिट पे जाएंगे।